Today I am starting a series for NEET 2026 aspirants of NCERT biology of both the classes 11th and 12th, and I'll be explaining you the introductory part of all the chapters of all units of NCERT biology of both the classes 11th and 12th. So today I'm going to start with the unit first, and first chapter, diversity in the living world. Now first line is biology is the science of life forms and living processes. बायोलॉजी है क्या, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, क्या है वो? साइंस है लाइफ के फॉर्म्स की एंड लिविंग प्रोसेसेस की. लाइफ के फॉर्म्स का मतलब जितने भी तरीके से लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, कितने तरीके से भी कहीं जीवन हो सकता है, तो उसकी स्टडी हम कैसे भी करेंगे और उनके लिविंग प्रोसेसेस की स्टडी करेंगे तो उसको हम बायोलॉजी के अंदर कंसिडर करेंगे. ठीक है. लाइफ का फॉर्म बहुत सारा हो सकता है, जैसे कि एक्वेटिक लाइफ फॉर्म हो सकता है. ठीक है. पानी में कैसे रहते हैं उसकी स्टडी करना. ठीक है. क्या उनमें रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म डेवलप होता है, क्या उनके अंदर चेंजेस आते हैं एक्वेटिक हैबिटेट के लिए अडेप्ट करने के लिए. ठीक है. और नेक्स्ट हमारा जैसे थर्मोएसिडोफिल्स हैं तो वो बहुत ही हॉट और एसिडिक एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं. सो इन सबकी स्टडी, हर तरीके की लाइफ के फॉर्म्स की स्टडी और लिविंग प्रोसेसेस की स्टडी जहां होती है उसके साइंस को हम बायोलॉजी बोलते हैं. ओके. द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग वर्ल्ड जो होता है वो क्या कंप्राइज करता है? एक बहुत ही अमेजिंग डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता. तो लिविंग वर्ल्ड में बहुत ही अमेजिंग डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. आप देखोगे कितने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको ऐसे ही बाहर आप आंख खोल के देखोगे तो आपको कितने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिख जाएंगे. तो कुछ हैं जो हमें दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं, कुछ डिस्कवर्ड है, कुछ अनडिस्कवर्ड है. तो ये सारे जो अमेजिंग डाइवर्सिटी बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो लिविंग वर्ल्ड के अंदर आता है. अर्ली मैन कुड इजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो अर्ली मैन थे वो इजिली परसीव मतलब देखना कर सकते थे, परसीव मतलब सेंस करना, डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच में वो डिफरेंस इजिली कर सकते थे देख के. अच्छा, परसीव का मतलब सेंस करके. सेंस कैसे करते थे? कोई चीज स्टैटिक है, उनको टच करने पे भी वो मोशन में नहीं आ रही है और वो अभी तक मोशन में नहीं आई है. ठीक है. उससे एक सेंस ऑफ फियर आ रहा है अगर, तो फिर वो नॉन लिविंग, वो लिविंग हो सकता है. नहीं आ रहा है तो वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में. ऐसा नहीं है, बट दोनों लिविंग और नॉन लिविंग से वो फियर भी होते थे और कुछ को बहुत ज्यादा वो रिस्पेक्ट भी देते थे. तो ये चीज बोला है. अर्ली मैन could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. अर्ली मैन डिफाइड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर. अर्ली मैन जो थे वो डिफाइड का मतलब होता है पूजा करना. पूजा करते थे कुछ इनएनिमेट मैटर. इनएनिमेट मैटर मतलब नॉन लिविंग मैटर, जैसे कि विंड, सी, फायर एक्सेट्रा. हवा की, समुद्र की, फायर की, वो जो इनएनिमेट मैटर्स थे उनकी वो पूजा करते थे. एंड सम एमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स. और कुछ एनिमल्स में से भी किसी की पूजा करते थे और कुछ प्लांट्स की भी पूजा करते थे. ठीक है. तो अभी हम बेसिक जान रहे हैं, एकदम बेसिक बायोलॉजी है क्या. ठीक है. तो आपने पहले देखा कि बायोलॉजी में लाइफ फॉर्म्स आती हैं, लिविंग प्रोसेसेस की स्टडी या साइंस आती है. अब हम देख रहे हैं कि लिविंग वर्ल्ड में आता क्या है. एक अमेजिंग डाइवर्सिटी आती है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. अब लिविंग और नॉन लिविंग होता क्या है, तो इजिली वो डिफरेंशिएट करते थे. ठीक है. इनएनिमेट और एनिमेट के बीच में. अब वो पूजा करते थे किसकी? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स की. ठीक है. और कुछ एनिमल्स और प्लांट्स की. A common feature of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe or fear that they evoked. A common feature of इसका all such forms of inanimate, non-living and living objects. A common feature जो हर तरीके के living और non-living forms से होता था वो क्या था? Was the sense of awe और fear. Awe होता है किसी भी तरीके की फीलिंग, या आप रिस्पेक्ट कह लो, फियर कह लो, तो कोई भी सेंसेशन होना. तो सेंस किसका? फियर का, जो उनके अंदर आता था. तो एक कॉमन फीचर था कि वो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों ऑब्जेक्ट से उनको कुछ फीलिंग्स आती थी. जैसे कि माउंटेन्स होते थे. ठीक है. तो वो माउंटेन्स को देखते थे बहुत बड़े हैं, उनसे काफी बड़े हैं साइज में, तो क्या करते थे? इनकी वर्शिपिंग करते थे माउंटेन्स की. ठीक है. तो नॉन लिविंग के लिए भी इनके लिए रिस्पेक्ट आया. ठीक है. फिर वो लिविंग में जैसे कि बहुत ही जो हॉरिफाइंग एनिमल्स रहते थे उस टाइम पे, तो उनसे वो उनको फियर होता था, डरते थे वो. ठीक है. इसी तरीके से वो उन्हें अलग अलग सेंस था एनिमेट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन ये दोनों के लिए कॉमन फीचर था. कॉमन फीचर दोनों में मतलब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में उनको फियर का सेंसेशन होता था. द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री. डिस्क्रिप्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जब इसको डिस्क्राइब करना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो और उसमें ह्यूमन बींग्स हो, वो बहुत ही बाद में आया ह्यूमन की हिस्ट्री में. पहले हमें ये नहीं पता था कि ह्यूमन बींग कौन है, एनिमल कौन है, प्लांट कौन है. ये बहुत बाद में जाके डिसाइड हुआ, ये डिफरेंशिएट हुआ कि हाँ ये पर्टिकुलर कैटेगरी ह्यूमन बींग्स की है, ये प्लांट्स है या एनिमल्स है. उनके टाइम पे कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं था, बस ये था कि एग्जिस्ट करता है, उन्हें बोलना भी नहीं आता था. ठीक है. सोसाइटीज विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी could register limited progress in biological knowledge. ठीक है. अब ये लाइन का क्या मतलब है? एंथ्रोपोलॉजी आपने सुना है? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स. तो ऐसी सोसाइटी जो कि इन्वॉल्व्ड है
एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी में, मतलब कि जो ह्यूमन बींग्स को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिएचर मानती है, ऐसी सोसाइटी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस, उसकी लिमिटेड प्रोग्रेस रजिस्टर की गई, देखी गई, किसमें? इन बायोलॉजिकल नॉलेज। मतलब कि जैसे जो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ये बोल रहा है कि मान लो वो क्या कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्रिएचर है। अब वो क्या करेगा कि ह्यूमन बींग्स से तो कैसे रिलेटेड है वो पता कर सकता है, लेकिन ह्यूमन बींग एक प्लांट से कैसे रिलेटेड है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेटेड है, और कैसे अर्थ से रिलेटेड है वो नहीं डिफाइन कर सकता। तो बेसिकली वो इंटर कनेक्शन इनके बीच का इस्टेब्लिश नहीं कर सकता या स्टडी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने मान ही लिया है कि ह्यूमन बींग सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएचर है, ठीक है। तो जैसे कि पता है कि बिना ऑक्सीजन, बिना वाटर के हम सरवाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या वो उसकी स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है? उसकी स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू वाले लोग जो थे, जो सिर्फ ह्यूमन बींग्स को इंपॉर्टेंट मानते थे, उनकी रजिस्टर की गई लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। सिस्टमिक एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्रॉट इन आउट ऑफ नेसेसिटी detailed systems of identification, nomenclature and classification. Now what does this line mean? Systematic and monumental description. monumental का मतलब होता है बहुत ही लार्ज, या यहाँ पे जो मीनिंग है वो एक है कि सक्सेसफुल, ठीक है, आप बोल सकते हो सक्सेसफुल, या बहुत ही जो एक एग्जाम्पल सेट किया जा सके। तो सिस्टमैटिक एंड सक्सेसफुल डिस्क्रिप्शन लाइफ फॉर्म का आया कब? आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल्ड सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। मतलब कि एक सिस्टमैटिक स्टडी इसकी लाइफ फॉर्म्स के डिस्क्रिप्शन की वो कब आई? जब हमने डिटेल्ड सिस्टम किसका? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन का किया, ठीक है। मतलब कि बोल क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली कि जब आप क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन करते हो तो वो कैटेगराइजेशन है, ठीक है। तो जैसे आप कैटेगराइज करते हो एक ऑर्गेनिज्म को, पहले आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसको नॉमेनक्लेचर नेम देते हो, उसके बाद में उसको क्लासिफाई करते हो, तो इससे क्या है कि ये एक सबसे सक्सेसफुल डिस्क्रिप्शन है किसी भी लाइफ के फॉर्म का, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में द बिगेस्ट स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ का मतलब है कि स्पिन ऑफ का मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि चेंज, सबसे बड़ा चेंज जो आया इन स्टडीज का वो क्या था? वॉज द रिकॉग्निशन ऑफ शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब आप ये देख लीजिए कि ये लाइन अगर आपकी एनसीईआरटी में आ जाए, ठीक है, आपके एग्जाम में आ जाए नीट के, तो ये आपको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। पहले तो आप इसको 4 बार लाइन को पढ़ोगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए। मैं बताऊंगी डिटेल में कि एनसीईआरटी को एक्चुअली में कैसे पढ़ते हैं। अब जैसे लाइन बोल रहा है कि बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वाज रिकॉग्निशन ऑफ शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का मतलब वो कहना क्या चाहता है? सबसे बड़ा जो चेंज है इन स्टडीज का वो हुआ कि रिकॉग्निशन हुआ हमें शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज किसके बीच में? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। हॉरिजॉन्टली का मतलब बोला है कि अगर आप, तो यहाँ पे बोला है हॉरिजॉन्टली का मतलब है कि उन सेम के बीच में कोई आप सिमिलैरिटी एस्टेब्लिश कर रहे हो या कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मदर फादर और चाइल्ड के बीच में, ठीक है, लास्ट आपने 6 जनरेशन्स ले ली, इनके बीच में आप ह्यूमन बींग्स की 6 जनरेशन उनके बीच में कोई एस्टेब्लिश कर रहे हो भाई कि क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन या फिर आप कोई भी देख सकते हो कि जैसे मान लो कोई मैमल है वो एक एम्फीबियन में से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, ये भी देख सकते हो। लेकिन वर्टिकल का मतलब है कि आप इनके एंसेस्टर्स पे जा रहे हो। जैसे कि आपने देखा होगा चिंपैंजी, गोरिल्ला, एप्स, मंकीज, ह्यूमन बींग्स, ऐसे करके आपका एक इवोल्यूशनरी पैटर्न है, ठीक है। तो उस इवोल्यूशन के पैटर्न को अगर आप स्टडी करते हो व्हेन इट इज रिलेटेड टू एंसेस्टर्स, तो ये आपका वर्टिकल क्लासिफिकेशन होता है। और जब आप हॉरिजॉन्टली स्टडी करते हो तो आप उनके एंसेस्टर्स पे नहीं जाते हो, बेसिकली आप उनका कनेक्शन किसी और से, उनके सिमिलर बींग्स से करते हो, ठीक है। तो यही बोला है कि सबसे बड़ा चेंज क्या आया इन स्टडीज में, जब
ऑर्गेनिजम्स की जो सिमिलैरिटीज शेयर करने का जो रिकॉग्निशन मतलब होने लगा, रिकॉग्नाइज जो हम करने लगे सिमिलैरिटीज का शेयरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जब हॉरिजॉन्टली तो हो रहा था, वर्टिकली भी करने लगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब कि एंसेस्टर्स से लिंक करके। दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर and also to all organism that ever lived on this earth। वही चीज बोला है कि वर्टिकली में कि दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वो तो रिलेट करते ही हैं एक दूसरे से, एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिजम्स जो कि कभी लिव हुए हैं अर्थ पे, कभी जिनका एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, ठीक है। वॉज तो बिश्नोई मूवमेंट एंड चिपकू मूवमेंट सबसे एंशियंट मूवमेंट्स जो स्टार्ट किए गए थे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए, तो वो आए हैं उनमें, ठीक है। इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट ए डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम ए टैक्सोनोमिस्ट पर्सपेक्टिव। अब आपको आगे के जो चैप्टर्स है ना उसमें आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा इन सभी का, जो भी अभी मैंने बोला ना, इस लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी से लेकर लाइफ फॉर्म से लेकर, ठीक है, और उनका इवोल्यूशनरी कनेक्शन, ठीक है। तो ये सारा कुछ अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इस यूनिट में, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट हमारा ये है, बट ये मैं साइंटिस्ट की एक अलग सीरीज बनाऊंगी जिसमें मैं सारे साइंटिस्ट को एक बार एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे ट्यून्ड। तो बिश्नोई मूवमेंट ही बोला गया था, ठीक है। तो बिश्नोई मूवमेंट एंड चिपकू मूवमेंट सबसे एंशियंट मूवमेंट्स जो स्टार्ट किए गए थे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए, तो वो आए हैं उनमें, ठीक है। इन द फॉलोइंग चैप्टर्स ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट ए डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम ए टैक्सोनोमिस्ट पर्सपेक्टिव। अब आपको आगे के जो चैप्टर्स है ना उसमें आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा इन सभी का, जो भी अभी मैंने बोला ना, इस लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी से लेकर लाइफ फॉर्म से लेकर, ठीक है, और उनका इवोल्यूशनरी कनेक्शन, ठीक है। तो ये सारा कुछ अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इस यूनिट में, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट हमारा ये है, बट ये मैं साइंटिस्ट की एक अलग सीरीज बनाऊंगी जिसमें मैं सारे साइंटिस्ट को एक बार एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे